बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें माइनस जरदारी साहब हों। देखिए, सदारती निज़ाम के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। कहीं पे कोई FIA ने नहीं बताया ये पैसा कहां से आया। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये शरीफ फैमिली के मुलाजमीन के अकाउंट हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं स्काइप पर समी इब्राहिम साहब अमेरिका से, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फ़खरुर रहमान साहब जो कि बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हैं और रिपोर्टर भी हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और भी स्टोरीज़ होंगी, लेकिन जो 3 अहम स्टोरीज़ हैं, सबसे पहले तो जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो इस्तीफ़ा भेजा है, स्टेट बैंक का बिल बज़ाहिर इसकी एक रीज़न नज़र आ रहा है, लेकिन ये किसी एक नई चीज़ की शुरुआत भी हो सकती है। आखिर वो नई चीज़ क्या है, वो क्या सिस्टम का कितनी बड़ा वो जो चीज़ है वो सिस्टम का हिस्सा बन सकती है, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी होगी वो शाहिद असलम साहब की स्टोरी है कि आखिर शहजाद अकबर साहब और डॉक्टर रिजवान साहब FIA में क्या करते रहे और किस तरीके से उन्होंने नून लीग को या बाकी जो पोलिटिकल लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया, और क्या वो इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसले कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। आज के इस प्रोग्राम में ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो चीन के दौरे पर जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ खबरें भी आ रही थी कि शायद 3 बिलियन या 4 बिलियन डॉलर की भी बात की जा रही थी कि शायद कभी चीन से लिया जाएगा या रशिया से लिया जाएगा। फिर जो वजारत ख़ारजा है उसने इसकी तरदीद तो कर दी है, लेकिन आज के इस वजारत ख़जाना ने इसकी तरदीद तो कर दी है, लेकिन इस हवाले से भी बात करेंगे। और बाकी जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी बड़ा अहम फैसला आया, उसको भी शामिल करेंगे। और कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कराची से भी बड़ी अहम पोलिटिकल जो डेवलपमेंट है वो सामने आ रही है। जी समीर साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से। देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी एक बहुत ही समझदार सियासतदान है, और उनका जिस तरीके से वो सेनेट में जीते अपनी सीट इस्लामाबाद से, जहां पर हुकूमत को अक्सरियत थी, फिर उसके बाद जिस तरह से वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने वहां पर ऐवान बाला में, सेनेट में, तो ये एक ही एंजॉयज लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स। तो उनका इस बिल के मौके पर लाहौर में, इस्लामाबाद में मौजूद ना होना, लाहौर में होना, तो एक जो स्पेकुलेशन बहुत अरसे से चल रही है कि एक असम्बली के अंदर एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें माइनस जरदारी साहब हों, माइनस शरीफ ख़ानदान हो, और वो लोग मुख्तलिफ पार्टियों से हों, हम ख्याल लोग हों, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एक ख़ानदानी सियासत और जिस तरीके से एक ये माफियाज जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कब्जे में किया हुआ है, उसको वो उसको ख़त्म करके एक नया ग्रुप, जो फिर मुल्क में अगर सूबे बनाने हैं तो सूबे बनाए जाएं, मुल्क में अगर सदारती निज़ाम की तरफ जाना है तो फिर ये लोग सदारती निज़ाम की तरफ जाएं, क्योंकि इस वक्त एक बहस है और ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, क्योंकि इसमें बहुत पैसे के लोग आ गए हैं और फिर कुछ खानदानों की हेजमनी अपनी सियासी जमातों पर इस तरह हो गई है कि जो वादे थे या जो डिलीवर होना चाहिए था वो डिलीवर नहीं हो पा रहा। तो ये आप ज़रा देखें, जहांगीर तरीन साहब हैं, अब उनकी पिटीशन आई हुई है, अगरचे उन्होंने फाइल नहीं की कि उन ताहयात नाअहली ख़त्म हो, और उनका भी एक अपना ग्रुप है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी खुलकर नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसका ताल्लुक सिर्फ कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल है उसके पासेज या उसके वहाँ पर गिलानी साहब के ना होने की वजह से ये है। गिलानी साहब बड़े समझदार आदमी हैं, उनको पूरा इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर वो वहाँ पर नहीं है तो उसके क्या रिपरकेशंस होंगे, उसके क्या असरात होंगे, क्या उसके नताइज होंगे। तो वो हर चीज़ के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए जो रास्ता चुना है। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है और आगे जाके और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे, और वो जो एक बात हो रही है अगले 1-2-3 महीनों में पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा ग्रुप वजूद में आएगा, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, जो मेकिंग और ब्रेकिंग में जो हुकूमत की होगी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और बुनियादी तौर पर जैसे 18th अमेंडमेंट है, इसके अंदर जो मामलात हैं, इसी तरह जजेस की तकर्री का जो तरीकाकार है,
वो मामला जो हैं, फिर छोटे सूबे बनाने और फिर सदारती तर्ज हुकूमत की तरफ जाना, तो मुझे लगता है कि ये उस तरफ चीज़ें जो है ना ड्रैग इन हो रही हैं उस तरफ। इसलिए ये एक बड़ी ही गैर मामूली बात है। और इसमें एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं कि आज बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। शाहिद सैयद साहब जो ANP से जिनका ताल्लुक है, वो MQM पाकिस्तान के ऑफिस में गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे उन्होंने कहा कि जनाब आपके साथ ज्यादती हुई है, पुलिस ने आपको मारा, और जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, बल्दियाती एक्ट के हवाले से, इस सिटी में एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल सही हैं। और ANP जो है ऐसा लग रहा है कि कराची में वो MQM पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने जा रही है। तो ये अलायंसेस जो है हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं ले सकते। जी फ़खर साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी की जो बातें हैं उनसे मैं इत्तेफाक करता हूं, बल्कि उसमें थोड़ी सी एडिशन ये करना चाहूँगा कि देखें, जब ये PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनी थी हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके अंदर जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने बड़े जोश व खरोश के साथ ये मूवमेंट शुरू की थी। लेकिन आगे चल कर के आपने देखा कि उनके रैंक्स के अंदर वो यूनिटी जो थी वो नज़र नहीं आई, और फिर पीपल्स पार्टी जो थी वो उसमें से अलहदा हो गई। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनके अंदर एक रियलाइजेशन आई है, और वो ये आई है कि अवाम बाहर उनके साथ क्यों नहीं निकली, अवाम ने उस तरह से क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया, जबकि जो महंगाई का जो फैक्टर था वो बहुत ज़्यादा पिछले 3 साल के अंदर जो था प्रीडोमिनेंट हो गया, और हुकूमत के ऊपर जो तनकीद की जा रही थी वो समझ रहे थे कि अवाम में उनकी मकबूलियत जो है वो बहुत कम हो चुकी है और अवाम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये जो ख़ानदानी सियासत है, ये वो बुनियादी एलिमेंट है जिसकी वजह से अवाम जो थी उन्होंने कहा कि अगर हम जो है दोबारा इन्हीं चेहरों को देखेंगे इक़्तिदार में, तो बेहतर है कि हम जो है ना सब्र कर लें। तो ये चीज़ जो थी ये रियलाइज़ हुई है। और जिस तरह समी साहब भी कह रहे थे कि आइंदा चल कर के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना वो लोग जो सिर्फ एक ख़ानदान की सियासत नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से जो मुल्क के अंदर आवाम के अंदर उनकी खिदमत के हवाले से जो उनके मैनिफेस्टोज़ हैं, उनके जो कवायद और रसूल हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से जो वो ख्यालात रखते हैं, अब वो सोच जो है वो सामने आ रही है। यानी कि पीपल्स पार्टी के अंदर आगे चल कर के एक नई क़यादत आए जो आगे लेके चले और जो अवाम की खिदमत करे। ये जो लूट एंड प्लंडर के जितने भी इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, आप पाकिस्तान की दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की तरफ देखें कि ये उनके ऊपर हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें कि ख़ास तौर में पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर जो है बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो नज़र आ रहा है, और वो ये है कि ना सिर्फ लोकल बॉडीज़ इलेक्शन बल्कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी उनके लिए उनको नज़र आ रहा है कि MQM हो, GDA हो, या जिस तरह समी साहब कह रहे थे कि ANP हो और जमात इस्लामी हैं, ये वो जमातें जो हैं ये अपना अपना शेयर मांगती हैं। और जिस तरह से एक बहस जो सदारती इंतखाबात के हवाले से जिस तरह वो कह रहे थे वो चल रही है, वो इसी वजह से चल रही है कि आपने देखा है कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ पिछले 30 साल से इक़्तिदार में थी। आज आवाम के अंदर एक सोशल मीडिया की वजह से एक नया शऊर पैदा हो चुका है, और वो ये समझते हैं कि इन्होंने सारे लूट और प्लंडर के हमें कुछ डिलीवर नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, और इसी वजह से अगर आप देखें, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि ये टेरर फाइनेंसिंग में आना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास इख्तियार है, वही या उसका बेटा या उसके रिश्तेदार जो हैं वो इलेक्शन में जीत कर वापस उसी तरह से वही आ जाते हैं। आम आदमी जो है वो उसी तरह से सफ़र करता है, चाहे वो थाने में जाए तो पुलिस तशद्दुद करती है, अदालत में जाए तो वहाँ उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये सारा कुछ किसके लिए है? पैसे वाले के लिए, इक़्तिदार वाले के लिए, ताकत वाले के लिए है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल टेरर फाइनेंसिंग है, या इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो सदारती निज़ाम के हवाले से बहस चल रही है उसमें काफ़ी सीरियस जो है बिहाइंड द सीन एक थॉट प्रोसेस जो था वो काफ़ी अरसे से चल रहा है, और उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं थ्रेड पे यानी डीपली देखा गया है कि कहाँ से ख़राबी है और किस तरह से उसको दूर करना है और किस तरह से निज़ाम को आगे लेके जाना है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है, यहाँ पे इन सियासी जमातों की, उन लोगों की बात नहीं हो रही है
जो हमेशा से लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है ना समी साहब, सवाल तो ये उठता है कि जिस ग्रुप की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्या ये ग्रुप जो है इतना मजबूत होगा कि सदारती निज़ाम को लीड कर सके? क्योंकि इससे पहले मैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा को सुन रही थी, वो ये फरमा रही थी कि नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी भी मिल गई तो तब भी वो उन इशूज़ को हल नहीं कर सके। अब सदारती निज़ाम के लिए अगर इस तरह का कोई ग्रुप बनाया जाता है तो आपको लगता है कि वो जो ग्रुप है वो इसको सही तरीके से लीड कर पाएगा इसको? देखें, अगर आप बहुत ही माइन्यूटली अगर आप इसको देखें तो इमरान खान जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है वो सदारती तर्ज इंतखाब के सबसे बड़े हमायती हैं। उनके मुख्तलिफ औकात में आपने बयान देखें जिसमें कभी उन्होंने कहा कि मुझे सऊदी अरब जैसा एक निज़ाम चाहिए, कभी उन्होंने कहा कि चाइना की तर्ज का हमें एक निज़ाम चाहिए, फिर वो रियासत मदीना की बात करते हैं। इन सारे जो निज़ाम है इनमें आप एक चीज़ देख लें, उसमें एक शख्स जो इंचार्ज है, जो सदर है, रियासत का इंचार्ज है, उसके पास इख्तियारात होते हैं और वही अवाम को जवाब दे। तो अगर सदारती निज़ाम की तरफ जाते हैं और मुल्क में छोटे सूबे बना दिए जाते हैं, जैसे सराइकी सूबा बना दिया जाए, सिंध में भी एक अर्बन और रूरल हो जाए, इसी तरह KPK में मजीद एक हज़ारड सूबा बन जाए, बलूचिस्तान के अंदर 2 बन जाएं, तो किसी को एहसास महरूमी भी नहीं होगा और डायरेक्टली इलेक्टेड जो आदमी है वो उसके पास पूरा एक टाइम होगा कि वो अपने मामलात को, अपने मैनिफेस्टो को वो पूरी ताकत से, हिम्मत से वो चला सके और फिर अवाम के सामने अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जा सके। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है अगर छोटे सूबे बन जाएं और मुल्क में सदारती तर्ज इंतखाब हो तो पाकिस्तानी अवाम अभी तक पिछले 3-3.5 साल में, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे मसाइल रहे जिसमें महंगाई का एक मसला है, लेकिन मैं अभी अमेरिका में आया हूँ, आप यकीन करें मैं यहाँ पर मार्केट में गया हूँ, पाकिस्तान में तो महंगाई इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं जब पाकिस्तान में था तो मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता था और मैं खुद भी हम अपने जो वीलॉग्स हैं या प्रोग्राम्स में कहते थे कि ये वज़रा क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जितनी महंगाई अमेरिका में है तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। तो इन कुछ चीज़ों की वजह से अपोजिशन को मौका मिला, हुकूमत की मीडिया टीम इतना इफेक्टिवली उसको नहीं कंटेन कर सकी, तो हमें एक शोर नज़र आया इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। लेकिन आज भी आप पाकिस्तान में किसी से जाके बात करें तो इमरान खान की जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर कोई बात नहीं, और पाकिस्तान में लोगों का ये कंसेंसस है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास पूरा इख्तियार हो तो वो ये सारे जो मामलात हैं उनको वो ठीक कर लें। अभी उनको काबीना की अप्रूवल की ज़रूरत है, कौमी असम्बली में वोट्स की ज़रूरत है, फिर सूबाई हुकूमतें कुछ और कह रही हैं, वहाँ पर और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इसके लिए मौजूद तरीन आदमी है, वो खुद इस बात के लिए वो कैंपेन भी अपने दोस्तों साथियों से वो करते हैं कि उनके नज़दीक ये जो निज़ाम है पार्लिमानी निज़ाम, ये गला हुआ निज़ाम है, ये सड़ा हुआ निज़ाम है, पैसा और माफियाज को इसने जन्म दिया है और वो चंद खानदान पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान में सियासत पर मुसल्लत हैं और एक माफिया की तरह उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी को कंट्रोल किया हुआ है। तो ये बहुत स्ट्रांग होगा अगर सराइकी सूबा बने, जहांगीर तरीन साहब अहल हो चुके हों, वो सराइकी सूबे को अगर उसमें उनके पास एक बड़ी हैसियत हो तो डेफिनेटली इमरान खान के हाथ मजबूत होंगे। जहांगीर तरीन ने तो कभी इमरान खान की जो क़यादत है उसको चैलेंज नहीं किया, उन्होंने तो बावजूद इसके के शुगर कमीशन में वो आए, सब कुछ आए, बट ही ऑलवेज सेड कि इमरान खान मेरा कायद है। इसी तरीके से इवन सेंट्रल पंजाब में भी जहां मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतती है, इमरान खान साहब की अपनी ज़ात के हवाले से लोग कभी कोई बात नहीं करते। तो मुझे ये लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो सारे ग्रुप बनेंगे इनको बड़ी सियासी ताईद जो है सदारती निज़ाम के लिए वो इमरान खान साहब की होगी, और अगर छोटे छोटे सूबे बन गए हों तो फिर किसी को एहसास महरूमी भी नहीं होगा अगर पंजाब से ही कोई बंदा सदर इलेक्ट हो जाए। तो मुझे ये लगता है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान आज से 5-6 महीने के बाद जब ये सारा मामला जो अभी एक स्पेकुलेशन है, अगर ये इस तरह होता है तो उनके मुकाबले में कोई पाकिस्तान में ऐसा लीडर नहीं है जो इंटेग्रिटी में, ऑनेस्टी में और पाकिस्तानियत के हवाले से उनसे ज्यादा जिसके मार्क्स हों।
तो जब लोग अगर उस निज़ाम के लिए वोट देने जाएं और सदर को चुनने जाएं और मुकाबले में भले नवाज शरीफ हों, भले बिलावल हों, भले मौलाना फजलुर रहमान हो, हम सब ये जानते हैं कि ज्यादा ठप्पा इमरान खान के नाम पर ही लगेगा। तो वो तो सदारती निज़ाम के सबसे बड़े हमायती होंगे अलीना। जी समीर साहब, बात तो ठीक करें और ख़बरें भी कुछ इस हवाले से आ रही हैं कि इमरान खान साहब खुद जहाँ पे सदारती निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे शाह फरमान साहब भी हैं, वो भी इस हवाले से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है, फ़खर साहब मुझे ये बताएं कि सदारती निज़ाम को लाना इतना आसान होगा या इसमें कोई आइन में तरमीम की जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी, या वैसे ही कोई और तरीका है लेकर आने का? थोड़ा इस हवाले से अगर आप रोशनी डाल सकें। देखें, जो सबसे पहले तो मैं समी साहब की तमाम बातों से इत्तेफाक कर रहा हूँ और मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो पिछले 3.5 साल के अंदर इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वो हॉस्टेज हो चुके हैं। हॉस्टेज इस निज़ाम के हो चुके हैं, हॉस्टेज उन इलेक्टेबल्स के, उन कोalition पार्टनर्स के हो चुके हैं जो आए दिन जो हैं उनकी डिमांड जो थी वो ख़त्म ही नहीं होने में आती थी और वो आए दिन हमेशा से ये तड़ियाँ लगाते थे कि कभी एक कोalition पार्टनर कह रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कभी दूसरा इलेक्टेबल कहता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर तीसरा ये था कि जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से उनके जो अहदाफ थे, यानी जो प्रॉमिस वो मैंडेट लेकर आए थे, उस पर भी उनको कोई खातिर खा जो थी, टेंजिबल रिज़ल्ट जो थे, यानी कि मरबूत नताइज जो थे वो सामने नज़र नहीं आए। अब जो सदारती निज़ाम के हवाले से जिस तरह से आप बात कर रही हैं, देखिए सदारती निज़ाम के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और आइन में तरमीम करने से पहले आइन के अंदर एक रेफरेंडम जो है उसका ऑप्शन मौजूद है। यानी उसमें कहा जाता है कि सदर जो हैं वो किसी भी कौमी इंतहाई अहम कौमी मामले के ऊपर मामला जो है वो आवाम को रेफ़र कर सकते हैं, यानी कि वो रेफरेंडम के ज़रिए। अब अगर आवाम की मेजॉरिटी जो है वो इस गले सड़े निज़ाम से के ख़िलाफ़ वोट दे देती है तो फिर वो एक तरह से आपके सामने जो है पूरी आवाम की जो है ना एक लेजिस्लेटिव ओपिनियन जो है वो सामने आ जाएगी। फिर आगे चल करके उसको किस तरह से अमली जामा पहनाना है वो उसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। आइंदा जो इंतखाबात होते हैं उसके अंदर आया आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ करेंगे या ये मामला जो है रेफरेंडम करवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है या एक लार्जर बेंच जो है वो इस हवाले से कोई समाज जो है उसके लिए अगर पिटीशन आए तो उसके ऊपर कोई फ़ैसला सादिर करता है। ये अभी कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिनका आइंदा जाके पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो सामने चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कुछ लोगों की ये बात है कि जी सदारती निज़ाम मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे मुल्क के लिए सदारती निज़ाम अच्छा है ही नहीं अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो चीज़ अच्छी है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी होनी है वो चीज़ लानी है। इसमें आप देखें कि सिर्फ सदारती निज़ाम नहीं आ रहा है, जुडिशल रिफॉर्म्स भी आ रही हैं और ख़ास तौर पे आम आदमी का जो इशू जो है जहाँ से शुरू होता है, यानी वो आपका जस्टिस सिस्टम है। और जस्टिस सिस्टम ये नहीं है कि सिर्फ आप अदालत का दरवाज़ा खटकाते हैं जाके, जस्टिस सिस्टम आपको रोज़ाना हर जगह हर इदारे में मफलूज नज़र आ रहा है। क्योंकि जब भी कोई शख्स किसी सरकारी इदारे में जाता है, अगर उसने शनाख्ती कार्ड बनवाना है तब उसको पैसे देने पड़ते हैं, अगर उसने बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तब वो निज़ाम के उस मफलूज इसमें एक सबसे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, इसमें एक सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो जजेस हैं उनकी तकर्री का जो तरीका है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल समी साहब, आप सही कह रहे हैं। मैं इसी हवाले से कह रहा था कि जुडिशल रिफॉर्म जो हैं उसमें भी एक बड़ी तब्दीली जो है और ख़ास तौर पे आला अदलिया में जजों की तकर्री के हवाले से भी एक बड़ी तब्दीली जो है वो ज़ेर गौर है, वो किस तरह से लाई जाएगी और किस तरह से होगा। लेकिन आपने देखा है कि ये जो बार काउंसिल जो हैं, बार काउंसिल्स के अंदर पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग जो हैं वो पाकिस्तान के निज़ाम अदलिया में जो हैं वो सलाहियत इख्तियार माजी में करते रहे हैं। और इसी तरह से आपने देखा है कि जो करप्शन के ख़िलाफ़ जो भी केस आया है उसमें वो ताकतवर जो है वो किस बात पे ताकतवर है, वो पैसे की उसके पास ताकत है, इख्तियारात की ताकत है। सबसे अहम जो बात है फ़खर, मेरी बात सुने, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इसमें फवाद चौधरी साहब का जो बयान है ना कि इस साल 5 जजेस जो है वो रिटायर होने वाले हैं और सियासी जमातों को मिलकर ये एक रिफॉर्म्स करनी चाहिए। और फिर इसके अलावा जो डिटेल्ड जजमेंट आई है काजी फायद ईसा केस में, उसमें मैं सुन रहा था, एतजाज साहब को मैं सुन रहा था और बहुत सारे जो लोग हैं उनको मैं सुन रहा था, और ये एक सवाल उठ रहा है कि कोई भी शख्स जो है
उसके अहले खाना जो हैं, जो इम्पोर्टेंट पब्लिक फिगर है या कोई सिविल सर्वेंट है, जुडिशरी में से है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों में से है, अगर उसके अजीज़ो अकारिब और उसके बारे में जो उनकी जायदादें हैं, अगर उनके बारे में सवाल आप नहीं कर सकते, तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी, वो तो फिर इसका मतलब है कि वो एक ख्वाब ही है। मैं एतजाज साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये मायूस कौन है जो ये तफसीली फैसला आया, इसलिए कि किसी भी जज की अगर कहीं पर कोई प्रॉपर्टी उसके किसी अजीज़ो अकारिब के नाम सामने आई है, तो इस टेक्निकल बहस में जाना कि ये एविडेंस किस तरह से इकट्ठा किया गया, तो फिर बहुत सारे जो सियासतदान हैं हमारे, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनके बारे में फिर इस तरह के फैसले क्यों आ सकते हैं? अगर उनके बारे में किसी तरह से भी कोई इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है, तो फिर ये कानून में ये गुंजाइश होनी चाहिए कि वो फिर किसी भी शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है उसके अजीज़ो अकारिब के बारे में ज़रूर अगर आ जाती है सरफेस पे, तो तहकीकात होनी चाहिए कि ये सब कुछ कहाँ से आया। अगर जजेस के फैमिली मेंबर्स अगर अकाउंटेबल नहीं हो सकते जायदाद के हवाले से, तो सिविल सर्वेंट्स के नहीं हो सकते, तो फिर सियासतदान बेचारे, इनको क्यों आप रोजाना सुबह से शाम तक इनके खिलाफ कैंपेन होती है, इनको बुरा भला कहा जाता है। इवन अदालतें भी अपने रिमार्क्स में वो जजेस जो अपने फैमिली के हवाले से किसी तरह का भी सवाल का जवाब देना वो समझते हैं कि जी नहीं, ये कानून की खिलाफ वर्जी है इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे बारे में लेना, लेकिन अगर आप उनके भी रिमार्क्स देखें तो वो भी अकाउंटेबिलिटी की तायद करते हुए नजर आ रहे होते हैं, लेकिन अपने हवाले से वो पैमाना उनका हमें डिफरेंट नजर आता है। तो फिर इस सारे निज़ाम को तब्दील करने के लिए आपको बड़ी अक्सरियत चाहिए, आपको बड़ी एक पॉलिटिकल विल चाहिए, और मुझे लगता है कि कौम का तो कंसेंसस है इस हवाले से कि पाकिस्तान में तमाम जो निज़ाम है इस वक्त वो फेल हो चुका है। हेल्थ का निज़ाम फेल हो चुका है, जो एजुकेशन का निज़ाम फेल हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल हो चुका है। आप ये देखें, लोगों के साथ दिन दहाड़े डाके, चोरी, कत्ल, रेप, हर तरह के वाक़यात हो रहे हैं, महंगाई पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं। इसी तरह अगर आप अदलिया में जाते हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वहाँ पर कोई जस्टिस नहीं है, और हायर कोर्ट्स में बहुत सारे जो लोग हैं, आप नवाज शरीफ साहब को सुने, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहरीक इंसाफ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो एक कंसेंसस इस मुल्क में मौजूद है कि देयर नीड्स टू बी ए रिवैम्पिंग ऑफ द सिस्टम, पूरे के पूरे निज़ाम को उधेड़ने की, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। फ़खर, बिल्कुल बिल्कुल समी साहब, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जो हेल्थ सिस्टम है, जिस तरह से हुकूमत है हेल्थ कार्ड लेकर आ रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो जगह जगह खुल जाएंगे, इसके साथ उनको कानून भी सख्त लाना होगा, क्योंकि हम ये आए दिन स्टोरीज सुन रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब एक बंदा चला जाता है गलती से, तो वहाँ पे वो उसको इतने टेस्ट उसके लिख के दे देते हैं कि उसकी कमर टूट जाती है। जो 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड जो है, ये तो जब तक इसका एक एक पैनी जो है वो उससे निचोड़ नहीं लेंगे, वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक ज़ाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पे भी मैं बात आपको कर रहा हूँ कि आपने जैसे हेल्थ का कहा, एजुकेशन का कहा, ये क्रॉस दी बोर्ड पूरा जो निज़ाम है, इसके अंदर एक सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत है। जिस तरह ऑपरेशन रद्दुल फसाद है ना, इसी तरह से ये पूरा का पूरा एक निज़ाम। अभी आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, अभी आप निज़ाम की बात कर रहे हैं, तो ये अलीना से कहें कि वो जो हमारे लाहौर में नुमाइंदे हैं ना, शाहिद असलम साहब, अगर उनसे पूछ लें तो वो आपको ये बताएंगे कि शाहिद असलम साहब से बात करेंगे समी साहब। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी, जब भी हम इमरान खान साहब की बात करते हैं या उनकी हुकूमत की बात करते हैं, तो हमें यही जो तासुर देती है अपोजिशन, वो ये देती है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बहुत ही मजबूत हुकूमत रही है हर लिहाज से। अपनी पसंद से उन्होंने मुशीर जो है वो सेलेक्ट किए, वज़रा काबीना चेंज सब वो करते रहे। एहतसाब के बारे में वो यही बोलते रहे कि जी जो एहतसाब है बहुत अच्छा जा रहा है, चेयरमैन नैब जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन द एंड हमें पता चलता है कि शहजाद अकबर साहब जो है वो कुछ और ही कर रहे हैं। तो इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद असलम साहब। बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है उनकी, जिसमें वो ये बताएंगे कि आखिर शहजाद अकबर साहब और डॉक्टर रिजवान साहब करते क्या रहे हैं, क्या ये इमरान खान साहब के हक में कुछ करते रहे हैं या इनके खिलाफ ही कुछ करते रहे हैं। जी बताइएगा शाहिद साहब।
जी बहुत शुक्रिया लीना आपका। ये देखें, ये इमरान खान की गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा केस था जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया जब शुगर स्कैंडल शुरू किया गया 2020 में। तो जब उसकी कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें बहुत सी रेगुलरिटीज़ सामने आई कि एक कार्टेल है शुगर इंडस्ट्री का, उन्होंने मैनिपुलेट करके कीमतें जो हैं वो बढ़ाई और अरबों रुपये कमाया। अब उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल जो लाइबिलिटी फ़िक्स करने के लिए FIA लाहौर को जो है वो मामला भेज दिया गया और FIA लाहौर में डॉक्टर रिजवान हैं DIG, उन्होंने वो इस कमेटी के सरबराह थे जो शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार एंड फैमिली और बाकी जितने भी मिलों के मालकान थे उनके हवाले से उन्होंने तफ्तीश करनी थी। अब तकरीबन 2 साल बाद उन्होंने जो शहबाज शरीफ के हवाले से और उनके ख़ानदान के दीगर लोगों पे तफ्तीश मुकम्मल करके चलान जमा करवाया अदालत ने। अब देखें उस चलान में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएँ तो पंजाबी में कहते हैं वेंदा जाते शर्मांदा जा। बिलीव करें ये शायद FIA की तारीख का ये वाहिद चलान है जो तकरीबन है तो बड़ा मोटा सा, इसके 64 पेजों पे ये मुश्तमिल है, लेकिन रामलीला की कहानी से ज़्यादा जो है ना वो नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से बात की है, बहुत से FIA के मौजूदा और साबिका लोगों से बात की है, उसके अलावा बहुत से लॉयर से बात की है मैंने। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक रद्दी की टोकरी की तरह ये चीज़ें साबित होंगी जाके अदालत में आगे, क्योंकि इन्होंने 2 साल में कोई आउट ऑफ एविडेंस जो है वो शरीफ फैमिली के हवाले से वो सामने नहीं लेके आए। अब इसमें समी साहब जैसे आप भी जानते हैं कि ये तकरीबन 16 पहले कहा गया 25 अरब रुपए का ये केस है जो शरीफ खानदान के खिलाफ है। इसकी FIR 25 अरब रुपए की दर्ज की गई नवंबर 2020 में। शायद मेरा एक सवाल है, मुझे ये बयान आप बिल्कुल आपने क्योंकि इस केस को देखा है, ये बयान फरमाइए कि शहजाद अकबर साहब या जो डॉक्टर रिजवान या इनकी जो टीम है FIA की, इन्होंने एविडेंस पेश नहीं किया इसलिए कि एविडेंस है ही नहीं, या एविडेंस को सप्रेस किया गया ताकि शरीफ खानदान को, शहबाज शरीफ साहब को और दूसरे लोगों को बचाया जा सके? क्योंकि वजीर आजम साहब बिल्कुल कन्विंस थे, जो उन्हें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि ये जो कार्टेलाइजेशन है इन्होंने इसमें बहुत सारा पैसा भी बनाया, और खास तौर पर ये जो इनके केस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ये जो फेक अकाउंट्स केस हैं उसमें बहुत सारा एविडेंस है। आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ एविडेंस भी पेश नहीं किया गया, तो क्या ये जानबूझकर सप्रेस किया गया जी। या वहां पर एविडेंस था ही नहीं? ये मैं सवाल ये खुलकर आप बयान फरमाएं। जी 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 बिल्कुल, मैं इस पे आ रहा हूँ समी साहब। ये देखें जो आप बता रहे हैं ना कि एविडेंस है नहीं, सर एविडेंस ना होने वाली बात है ही नहीं। अब देखें ये 16 अरब रुपया, पहले 25 अरब कह रहे थे, अब चलान गया 16 अरब का। एक तो 9 अरब रुपया बीच में से वैसे ही कहाँ गया हमें नहीं पता कि उस 9 अरब वो क्यों कम हो गया। FIR में है 25 अरब, चलान में जाकर 16 अरब रह गया। दूसरी चीज़ समी साहब, अब ये 16 अरब भी हम मान लें, ये 16 अरब तो शरीफ फैमिली के मुलाजमीन के अकाउंट में गया है ना। अब ये 16 अरब अगर उनके अकाउंट में गया है तो भाई ये पैसा कहाँ से आया, ये किसने इन्वेस्टिगेट करना है? FIA के ये 64 जो पेजेस हैं जो हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं, इनमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि वो जो 16 अरब रुपया है वो करप्शन का है, वो किकबैक का है, वो किसी 2 नंबरी का है, या कहाँ से आया वो पैसा, वो कहाँ से जनरेट हो रहा है पैसा। इसके मतलब FIA की तमाम इन्वेस्टिगेशन 2 साल बाद भी खामोश है। उसके बाद आपने करना क्या था? ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट केस है, ये इन्वेस्टिगेशन इसमें थोड़ी सी आपको अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। ये 2 चीज़ें समी साहब बड़ी अहम है समझने के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग में प्रेडिकेट ऑफेंस और प्रोसीड ऑफ क्राइम, ये 2 अहम ऐसे जुज्व हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। प्रेडिकेट ऑफेंस से मुराद है पहला जुर्म, और प्रोसीड ऑफ क्राइम से मुराद है कि जो भी उस जुर्म से आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई, कोई कारोबार बनाया, कोई जायदाद बनाई, कहीं पे कोई उसकी बिलिंग हुई, कोई पेमेंट हुई। अब देखें जैसे एक मर्डर होता है, एक बंदा किसी बंदे को मार देता है, अगर किसी बंदे ने उसको मार दिया तो उस पर तो लगे 302 कत्ल की, लेकिन अगर वो मर्डर जो है किसी ने करवाया पैसे लेके, किसी को पैसे दे के करवाया, तो वो साथ में मनी लॉन्ड्रिंग ऐड हो जाएगी। इसी तरह जैसे रिश्वत है, अगर एक बंदे ने, सरकारी मुलाजिम ने या पब्लिक सर्वेंट ने रिश्वत जो है वो ली है या दी है और उसकी आगे प्रॉपर्टी बनाई, कोई जायदाद बनाई, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग बन जाएगी। उस पर रिश्वत के अलग चार्ज लगेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग। अब देखिए 16 अरब रुपए का
कहीं पे कोई FIA ने नहीं बताया ये पैसा कहाँ से आया। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये शरीफ फैमिली के मुलाजमीन के अकाउंट हैं। भाई अकाउंट में तो आ गया, ठीक हो गया, भाई अकाउंट में आगे कहाँ गया, अकाउंट में आया कहाँ से और आगे गया कहाँ, उसका बेनिफिशियरी ओनर कौन है, इसका कोई एविडेंस शरीफ फैमिली के तक नहीं जा रहा। अभी तक जो हमने सारा पढ़ा है, लोगों से बात की है, लॉयर से बात की है, इसमें से कोई चीज अभी तक। आप ये कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो नहीं की गई और उसकी बज़ाहिर वजह ऐसी लग रही है कि ये कहीं ना कहीं कोई मुका था और ये जो टीम है इसने वज़ीर-ए-आज़म साहब को धोखे में रखा, वज़ीर-ए-आज़म साहब को गलत इतलात देते रहे, सिर्फ मीडिया ट्रायल किया और बुनियादी तौर पर अंदरूनी खाना मिले हुए थे ताकि इसके बेनिफिशरी शरीफ खानदान वाले हों और एट द एंड ऑफ द डे सुबकी जो है वो उन कोशिशों की हो या उन कुव्वतों की हो या उन रहनुमाओं की हो जो इस मुल्क में एक शफाफ एहतसाब लाना चाहते हैं। देखिए समी साहब, इस पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो FIA की टीम है इन्होंने कोई ये मेलफाइडी से ये किया है, इन्होंने कोई पैसे पकड़े हैं या नहीं, आई डोंट हैव एनी एविडेंस। लेकिन मैं ये ज़रूर समी साहब कहूँगा कि देखें 16 अरब रुपया इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आपने अब उसको करना क्या था, आपने लिंक जोड़ने थे, पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ पे। आप 2 सालों में वो लिंक इस्टेब्लिश नहीं कर सके शरीफ फैमिली के साथ। दूसरा, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये निकम्मे हैं बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इन्हें पता ही कुछ नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन का, या हो सकता है कि ये फिर वहीना तौर पे जानबूझ के किया गया किसी को फैसिलिटेट करने के लिए। अब उसके अगेंस्ट कोई मॉनेटरी बेनिफिट है, वी डोंट हैव एनी एविडेंस। मैं शायद साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, डू यू रियली बिलीव कि इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है? इतने सीनियर लोग हैं और सरवाइव करते रहे हैं और इतना चकमा इन्होंने दिया है, तो ये आप डू यू सीरियसली बिलीव कि इन्हें पता नहीं था कि कैसे करनी है इन्वेस्टिगेशन? समी साहब, आप जिस तरह मुझे खींच के लाना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल जो है ना बड़ा मुख्तात होकर बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे शवाहिद नहीं है। मैं लेकिन एक चीज जरूर आपको ऐड करूं। एक सेकंड, मैं ड्रैग नहीं कर रहा, मैं आपने एक स्टोरी की है, आपने एक इन्वेस्टिगेशन की है, तो आप में इतना तपड़ होना चाहिए कि आप खुलकर बात करें। अगर तो एविडेंस नहीं है, आप कहें कि शहबाज शरीफ, मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं आपको बताता हूं समी साहब, इसमें देखें आपको समी साहब आपको याद होगा कि इन्होंने 2 नंबरी की है। आप खुलकर एक बात करें, जो भी पोजीशन है वो ले, कंफ्यूजन फैलाना हमारा काम नहीं है। मैं इसके मुखालिफ हैं। नहीं समी साहब, मैं वही बता रहा हूँ, मैं समी साहब वही बता रहा हूँ कि देखें, आपको याद होगा कि यही FIA थी 2-3 साल पहले। इन्होंने ओमनी ग्रुप और पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ उनके करता धरता उनके खिलाफ, आपको पता है, इन्होंने एक जाली अकाउंट केस की इन्वेस्टिगेशन की सी FIA ने। उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में आपको पता है 12 से 14 अरब रुपया जो है वो रिकवर हुआ, कौमी खजाने में वापस आया, और वो केस यानी आज भी स्टैंड कर रहे हैं, मुल्ज़मान आज भी जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये अब FIA को क्या हो गया है, ये क्या मसला हुआ है, इसके पीछे एक पूरी समी साहब एक साइंस लड़ाई गई है जो मुझे बाहर नज़र आ रहा है। ये पूरा एक आप उसको गैंग कह लें, जो भी आप कह लें। ये शहजाद अकबर साहब जो हैं, ये इन्हें मेरा ख्याल है किसी फोरम पे जवाब देने होंगे कि 3 साल 3.5 साल तक आप एडवाइज़र रहे और 2 साल तक ये केस FIA में चला। डॉक्टर रिजवान और उनकी टीम ने इस केस में क्या एविडेंस सामने लाए, क्यों नहीं वो किसी चीज़ को लिंक को साबित कर सके। एक और आपको बात बताऊँ कि समी साहब, इसमें शहबाज शरीफ 64 सफ़ों में शहबाज शरीफ साहब पे सिर्फ 50 लाख का करप्शन का इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ाम का हेज़ है, वो कैसे कि जी गुजरात का एक बंदा है, PMLN का एक वर्कर है, उसने 2 चेक दिए थे मियाँ साहब को 25-25 लाख के पार्टी फंड के नाम पे। अब FIA कह रही है कि नहीं, वो क्योंकि बाद में अकाउंट्स में, वो फेक अकाउंट में, बेनामी अकाउंट्स में चले गए थे, इसलिए हमें लगता है कि वो क्योंकि करप्शन है, रिश्वत का पैसा है, क्योंकि उस बंदे को बाद में, औरंगजेब भट्ट उनका नाम है, उनको बाद में गुजरात में कोई पॉलिटिकल ओहदा दिया गया। उन्होंने कहा क्योंकि ये ओहदा दिया गया है, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये 50 लाख लिखी है। इसके अलावा कोई साइटेशन इन 64 सफ़ों में नहीं है। एक और चीज़ समी साहब, ये केस तो है 16 अरब रुपए का, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं 64 विटनेस हैं, तो कुल 100 के करीब जो हैं वो गवाह हैं, लेकिन जो 64 वो लोग इन्होंने अभी तक 2 साल में आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने वो पैसे जो हैं वो उन अकाउंटों में जमा करवाए। अब वो कौन है? वो वेंडर हैं, कोई राइस मिल ओनर है, कोई जो है वो अपना है कोई ग्रॉसरी स्टोर वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कुछ है।
उन्होंने, वो 64 बंदे हैं, उन्होंने कुल रकम कितनी जमा कराई उन अकाउंट्स में? वो तकरीबन समी साहब बन रही है 6.5 करोड़। आप अंदाज़ा करें इनकी इन्वेस्टिगेशन का कि जो आपके मेन जो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं 64, उन्होंने उन अकाउंट में रकम कुल जमा कराई 6.5 करोड़, जबकि ये केस आपका है 16 अरब से भी ज़्यादा का। तो बाकी 95 अरब और 15 अरब और 95 करोड़ से ज्यादा रकम, उसके शवाहिद कहाँ पे हैं? उनकी ट्रेल किधर है? वो ट्रेल किसने ढूंढनी थी? शायद साहब मुझे ब्रेक लेनी है, मैं चाहूंगी अब बाकी और बहुत से सवाल होंगे इस केस से और इस सारी स्टोरी के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आते तो मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। समी साहब, ये जो सारी स्टोरी सामने आ रही है शहजाद अकबर के हवाले से या डॉक्टर रिजवान के हवाले से, सवाल तो सबसे बड़ा ये उठता है ना कि आपने शहजाद अकबर साहब को तो हटा दिया है, लेकिन क्या कोई उनसे पूछेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी करेगा कि आखिर 3.5 साल की जो परफॉर्मेंस थी वो उनकी सिफर रही? और जिस तरफ इशारा कर रहे हैं शाहिद असलम साहब कि भाई इस तरीके से जो केसेस को है वो प्रोसीड किया गया है जिसमें बहुत से शकूक व शुबात हैं, क्या कोई उनसे सवाल करेगा? क्योंकि अपॉइंटमेंट तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद की थी ना शहजाद अकबर साहब की। कोई अकाउंटेबिलिटी है शहजाद अकबर साहब की या हटा देना काफ़ी है? देखें, जो सिस्टम है, ये आपका जो सवाल है ये हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ लेके जाता है कि इसमें रीवैम्पिंग की ज़रूरत है। अब वज़ीर आज़म ने खुद तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, शहजाद अकबर साहब को लगाया गया, FIA ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी। आपने शायद साहब को सुना कि जिस अंदाज में एविडेंस लिया गया, किया गया, अब वज़ीर आज़म साहब ने शहजाद अकबर को हटा दिया। अब ये पूरा निज़ाम जो है उसको बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म साहब के पास कोई इख्तियारात नहीं है। ये फिर वो कमेटियां बने, कमीशन बने, उनकी रिकमेंडेशंस हो, उनके TORs बने, और फिर कोई सिर्फ किसी की बाइंडिंग है, किसी की बाइंडिंग नहीं है। तो ये जो आज जो वज़ीर इत्तलात ने जो बात की है ना, बेसिकली कि 5 जजेस रिटायर होने वाले हैं और आपको पूरी अकाउंटेबिलिटी के लिए, जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए तमाम सियासी जमातों को बैठकर बात करनी चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन कि तमाम लोग बैठकर इसका वंस फॉर ऑल इसको निकालें, इसका हल करें और इसको आगे लेकर चलें। अदरवाइज ये जो मुआशरा है, ये जो सारा मामला है, ये बिल्कुल गला सड़ा है। और अब ये वज़ीर आज़म साहब चाइना जा रहे हैं और बात ये हो रही है, मुझे कंफर्म नहीं पता कि शायद अस्करी क़यादत भी उनके साथ होगी। और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान जो है इस वक्त कई महाजों पर वज़ीर आज़म साहब जंग लड़ रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस जो है डोमेस्टिकली हम देखते हैं कि वो शायद तवक्को के मुताबिक नहीं है। लेकिन एक बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं वज़ीर आज़म साहब चाइना जाकर, क्योंकि ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं, अमेरिका ने ये कहा कि उसका बायकॉट करना चाहिए, लेकिन जो रूसी सदर पुतिन भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान भी जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बड़ा क्लियर सिग्नल दुनिया को दिया है पाकिस्तान ने। अगरचे शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल अहम है, और पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ चाइनीज रिलेशंस, इसलिए कि CPEC और चाइना ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो ये कई जगहों पर ये लड़ाई हो रही है, इंटरनल निज़ाम को ठीक करना, बाहर चीज़ों को ठीक करना। तो ये कोई, अब जिस अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रही हैं, जब तक वो पूरा सिस्टम इन प्लेस ना हो, किसी के हाथ में इख्तियारात ना हो, यहाँ पर इख्तियारात इतने डिसेंट्रलाइज किए गए हैं। अब 18th अमेंडमेंट को देख लें आप, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वफाक कुछ भी नहीं कर सकता, और सूबे जो हैं वो अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। तो इन चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। ये किसी की ईगो का मसला नहीं है, इट इज़ द इशू एंड द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। अब FIA जो कर रही है, जो शायद असलम साहब ने बताया, जो मुझे समझ में आई, एविडेंस सप्रेस किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं की जा रही, और उसका मकसद ये है कि आने वाली जो दूसरे लोग हैं उनको फायदा हो, ताकि अगर वो आने वाले हैं तो फिर इनको फायदा हो। तो ये गिव एंड टेक बेसिस पे इन्वेस्टिगेशंस और बड़े आदमी, ये बिल्कुल सही है बात कि पाकिस्तान में अमीर आदमी के लिए कानून और है और गरीब आदमी के लिए कानून और है। और ये शायद असलम साहब ने जो स्टोरी दी है, अब इसमें
वो मुझे पता है बड़े मोहतात अंदाज में, जाहिर है उन्होंने लोगों से मिलना भी है, अपने सोर्सेज को भी रखना होगा, वो ये कहने से अभी पूरी तरह वो कासिर नहीं है, लेकिन टोटल बचा लिया गया शहबाज शरीफ साहब को। यही तो वो वजह है जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, माल बनाया गया, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन ही ठीक नहीं हो रही। शायद साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी शायद साहब। एक दो चीज़ सर मैं इसमें ऐड करना चाह रहा समी साहब बिफोर वी कंक्लूड के ये जो मुख्तलिफ वकला से जब मेरी बात हुई ना वो कहते हैं ये तो बेसिकली डिफेंस का केस है, क्योंकि जो 64 आपके सबसे प्रिलिमिनरी गवाह हैं, जो मेन गवाह हैं आपके, उनमें से किसी एक ने भी नहीं, चलान में जो लिखा होगा, किसी एक ने भी नहीं कहा कि ये रिश्वत के या किकबैक के पैसे हैं जो हम उन अकाउंटों में जमा करवा रहे थे। आप अंदाज़ा करें, इन लोगों को तो डिफेंस ने ढूंढना था, ये FIA ढूंढ के ला रही है, वो बंदे आके बयान देंगे अदालत में कि जी मियाँ साहब ने ये पैसे हमें कोई जालसाजी नहीं की। एक और चीज़ इसमें बड़ी अहम है शमी साहब कि 6-7 सेक्शन इन्होंने PPC के वो उड़ा दिए हैं जो FIR में दर्ज थे चलान तक आते आते। इन्होंने जालसाजी, 2 नंबरी, फ्रॉड, धोखा, उसमें अबैटमेंट, उसमें कॉमन इंटेंशन, ये सेक्शन सारे इन्होंने चलान तक आते आते ख़त्म कर दिए। यानी मियाँ साहब ने इस सारे मामले में कोई 2 नंबरी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक और चीज़ जो मियाँ साहब की मिसिज़ के वाले से उन्होंने लिखी है, आप अंदाज़ा करें कि रमज़ान शुगर मिल जो है उसके 46% जो शेयर हैं उनकी जो मालिक हैं वो मियाँ साहब की बेगम है नुसरत शहबाज। अब FIA ने ये चलान में लिख के दे दिया है कि वो हाउस वाइफ हैं, उनके हवाले वो हमारी एक्यूज़ नहीं है। अब देखें वो कंपनी की डायरेक्टर हैं जिस कंपनी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि 16 अरब रुपया उनके अकाउंट्स में, उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में आया है। इसी तरह इसमें समी साहब एक जायदाद, कोई प्रॉपर्टी होना क्या चाहिए था, आप कह रहे थे ना, इसमें अभी हमने कल एक स्टोरी की है डॉक्टर रिजवान साहब पे। डॉक्टर रिजवान साहब इतने नोटोरियस हैं FIA में, ये जब से, ये आपको याद हो 2013 में एक सिकंदर नामी एक एलिमेंट था, एक किरदार आया इस्लामाबाद में जिसने एक बंदूक के जोर पे पूरे इस्लामाबाद को यरगमाल बना दिया था, आपको याद होगा। ये उस वक्त SSP इस्लामाबाद थे, इनकी काबिलियत का आलम ये है। उसके बाद इनके खिलाफ अभी तक कई डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ पेंडिंग पड़ी हैं और चीनी स्कैंडल को तफ्तीश करते हुए इनके खिलाफ करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्ज़ाम लगे हैं। और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने अपने खिलाफ लाहौर में यहाँ कंप्लेंट फाइल हुई है कि आपने करोड़ों रुपया रिश्वत लिया ये चीनी की इन्वेस्टिगेशन में। इन्होंने वो अब खुद ही इन्वेस्टिगेशन मांग करके अपने एक इंस्पेक्टर को दे दी कि तू मेरी तफ्तीश कर। आप अंदाज़ा करें आप किस दुनिया में रह रहे हैं, क्या ऐसे होता है। मैंने वो बात FIA के अल्लाह हुकाम से पूछा, वो खुद दंग गया यार कि एक बंदा ग्रेड 20 का है, उसके खिलाफ कंप्लेंट जा रही है रिश्वत लेने की, 2 नंबरी करने की, तो वो अपने खिलाफ इंक्वायरी मांग करके दे रहा है अपने नीचे स्टाफ में। अनबिलीवेबल। शायद साहब देखें, बात ये है कि हम इंडिविजुअल जो है उन पर हम नहीं जाते, लेकिन ये पूरा निज़ाम, हर जो बड़ा आदमी, हर जो बड़ा अफसर जहाँ पर मौजूद है वो अपने लिए पूरा उसने बंदोबस्त किया हुआ है तमाम लोगों से। ये बेसिकली जो केसेस उनके पास आते हैं इसको ये PR के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, ये वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं ना कि ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग माफिया, वो गलत नहीं कहते। आप ये देखें कि एहतसाब के लिए उन्होंने 3 साल तक, 3.5 साल तक कोशिशें की। एट द एंड ऑफ द डे यही जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, यही जो प्रोसिक्यूटर्स हैं जो माजी में आए और भरे गए इन महकमों में, उन्होंने इस वक्त ये सूरत हाल पैदा कर दी है। जरा आप देखें, अंदाज देखें नून लीग के लोगों का जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी इस मुल्क की बर्बादी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने की है, क्योंकि वही 2 जमातें बरसे इक़्तिदार रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन इल्ज़ाम वो सारे का सारा इमरान खान पर दे रहे हैं। और उन्होंने एहतसाब की जो बात है इमरान खान साहब की, जिसकी बिना पर लोगों ने उनको वोट दिए, वो एक मजाक बना के रख दी है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट माफिया है। तो ये रिवैम्पिंग अगर सिस्टम की नहीं होती तो आप इन्हें नहीं पकड़ सकते। और अगर ये पार्लिमानी निज़ाम ही रहना है तो फिर इलेक्शन में अगर आप 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान को नहीं देते तो बहुत मुश्किल होगा। आप अंदाजा करें कि अगर जहां पर अभी कोई अक्सरियत नहीं है खान की, उसने इन सबको वक्ता डाल दिया। अगर उनके पास होती अक्सरियत, अगर उनके पास पार्लियामेंट का नंबर पूरा होता और उन्हें टिकट्स देने में भी कंप्रोमाइज ना करने पड़ते, क्योंकि ये सारे इलेक्टेबल्स और पैसे की बुनियाद पर लोग हैं, तो आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। ये जो बेसिकली ये एक बड़ा सवाल है इमरान खान साहब के सामने भी और इस मुल्क को चलाने वाले लोगों के सामने भी, कि ये जिस अंदाज में मीडिया में गुफ्तगू हो रही है, वो लोग जो माजी में तबाही बर्बादी के जिम्मेदारान हैं, वो जिस तरह चढ़कर ऊपर आ गए हैं, अब या उनके आगे सरेंडर करें तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा, या फिर वो डिसीजन लें और इस मुल्क के अंदर वो निज़ाम लेके आए जो करप्ट लोगों को बिल्कुल क्रूसीफाई कर दे।
अदरवाइज तो ये लोग मीडिया के बलबूते पर, ये लोग एक जैसे गोयबल्स कहता था कि इतना झूठ बोलो कि वो आपको सच लगने लग जाए। दिस इज व्हाट वी हैव बीन विटनेसिंग एवरी डे। फखर रहमान जी बिल्कुल समी साहब, आपने देखा नहीं है कि अभी ये एक पार्टी के एक लीडर ने नारा लगा दिया कि क्या जिस जज ने शहबाज शरीफ को सज़ा दी उसके घर का घेराव करेंगे हम। तो आप ये देखें कि जब आपने देखा उनके मीडिया सेल कैसे काम कर रहे थे, जब आपके पास उनके झूठ को आवाम में पब्लिसाइज करने के लिए इतने सारे एलिमेंट्स मौजूद हों, तो फिर वो झूठ तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि झूठ बोलते चले जाएं ताकि वो सच लगे, तो वो यही करते चले आ रहे हैं। और मैं आप बिल्कुल यही बात सही कह रहे हैं कि अगर ये बयान जो है किसी और ने दिया होता तो अभी तक जो है ना कंटेम्प्ट का नोटिस हो चुका होता और समाज के लिए फिक्स भी हो जाता। आपने देखा नहीं है कि इस मुल्क के एक सूबे की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर जो है ना दरख्वास्त एक दिन में दायर होती है, उसी दिन में अगले दिन समाज के लिए जो है ना वो मुकर्रर भी हो जाती है। तो ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ये एक आम आदमी को तो इस तरह कभी सहूलत नहीं मिल सकती कि उसकी दरख्वास्त जो है ना वो एक ही दिन में दे, अगले दिन में वो लग जाए। आपने देखा नहीं है कितना अदीदा दिलेरी से जो है यहाँ से फ़रार होने की कोशिशें की गई और फिर किस तरह से जो है वज़ीर आज़म ने खुद इंटरवीन करके उसको रोका। शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया, जैसे वो जा रहे थे इस मुल्क से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि कुछ दिन पहले तक हम इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनसे एक ही बात सुन रहे थे कि एहतसाब का अमल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है और बड़ा मजबूत तरीके से जा रहा है। खैर जी, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।